एक तरफ दिगंत का खुफिया समझौता था और दूसरी तरफ काका से मिलने की एक पुरानी उम्मीद। अर्जुन अब दो नावों पर सवार था और दोनों ही नाव तूफान की ओर बढ़ रही थी। अपने सीने में दिगंत का राज दफन किए वो तारा के साथ काका के घर की ओर चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि आज एक और राज उसका इंतजार कर रहा है, एक ऐसा राज जो खुद तारा और अर्जुन के अंदर कैद था। काका का घर गांव के बीचों बीच था, एक साधारण मध्यम वर्गीय घर जिसकी दीवारों पर समय की परतें चढ़ी थी। अर्जुन पूरे रास्ते लगभग चुप था। तारा को उसकी यह खामोशी चुभ रही थी। वो हिचकिचाते हुए उससे पूछती है कि तुम इतने चुप क्यों हो, सब ठीक है ना? अर्जुन ऊपर ऊपर से कह देता है कि मैं बस वही सब सोच रहा हूं जो अभी हुआ। असल में उसके दिमाग में दिगंत की बातें गूंज रही थी, किताब, मालती और उसका वो प्लान कि पहले मालती को थोड़ी देर कैद करना है। दिगंत ने साफ कह दिया था कि अभी ये बात किसी को मत बताओ, पता नहीं मालती किसके अंदर हो सकती है। अर्जुन ने तय कर लिया था कि वो ना तारा से और न ही काका से दिगंत वाली बात अभी शेयर करेगा। थोड़ी देर बाद वो दोनों गांव के बीचों बीच बने एक साधारण मध्यम वर्गीय घर के सामने रुकते हैं। ये काका का घर था। पक्की ईंटों की दीवारें, पुराना सा पेंट, लोहे का छोटा सा गेट और बरामदे में रखी एक टूटी सी कुर्सी। बाहर से ये किसी आम गांव के आदमी का घर लगता था। अर्जुन धीरे से दरवाजा खटखटाता है। कुछ पल की चुप्पी के बाद अंदर से चप्पलों की घिसटने की आवाज आती है और फिर कुंडी घुमाने की। दरवाजा खुलता है। सामने एक कमजोर, दुबले पतले लेकिन आंखों से बहुत कुछ देख चुके आदमी खड़े हैं। यही काका हैं। उनके चेहरे पर थकान है, पर नजरें गहरी और स्थिर हैं। वो पहले अर्जुन को देखते हैं, हल्का सा सिर हिलाते हैं, फिर उनकी नजर तारा पर जाती है। जैसे ही वो तारा को देखते हैं, उनकी आंखों में एक पल को अजीब सा प्यार और अपनापन चमकता है, जैसे कोई बहुत अपना बरसों बाद दिख गया हो। वो तारा को कुछ सेकंड ज्यादा देर तक देखते रहते हैं, फिर धीरे से दरवाजा पूरा खोल देते हैं और नर्म स्वर में कहते हैं कि आ जाओ बच्चों, मैं तुम दोनों का ही इंतजार कर रहा था। अंदर का घर बिल्कुल किसी आम मिडिल क्लास परिवार जैसा है। दीवारों पर पुराने कैलेंडर, एक कोने में स्टील की अलमारी, दूसरी तरफ टीवी जिसके ऊपर लेस का कपड़ा बिछा हुआ है। काका उन्हें ड्राइंग रूम में पुराने दीवान पर बैठने का इशारा करते हैं और खुद सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाते हैं। कुछ सेकंड चुप्पी रहती है, फिर वो शांति से पूछते हैं कि तो बताओ, तुम दोनों इस गांव में क्यों आए हो? अर्जुन सीधी सी बात कह देता है कि वो यहाँ प्रोजेक्ट के लिए आया है, काम के सिलसिले में। तारा कहती है कि वो तो बस सर्दियों की छुट्टियां बिताने घूमने आई है। काका उनकी बात ध्यान से सुनते हैं, फिर हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाकर कहते हैं कि नहीं, तुम दोनों यहाँ किसी प्रोजेक्ट या छुट्टियों की वजह से नहीं आए। तुम दोनों यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि नियति ने तुम्हें बुलाया है, किस्मत तुम्हें यहाँ खींचकर लाई है। अर्जुन और तारा दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। उनके मन में तो बहुत सारे सवाल थे और यहाँ काका किस्मत और नियति की बातें कर रहे थे। काका बिना और कुछ बोले उठते हैं और कहते हैं कि चलो, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वो उन्हें घर के अंदर की तरफ एक छोटे कमरे में ले जाते हैं। ये कमरा बाकी घर से थोड़ा अलग लगता है, ज्यादा सादा, ज्यादा शांत। कमरे की एक दीवार के साथ पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी है। काका अलमारी के सामने रुकते हैं, धीरे से उसकी कुंडी खोलते हैं। अलमारी के खुलने पर हल्की सी पुरानी लकड़ी और अगरबत्ती की मिलीजुली खुशबू बाहर आती है। अंदर कुछ कपड़े, कुछ पुरानी किताबें और ऊपर की तरफ तह करके रखा हुआ एक लाल रंग का दुपट्टा नजर आता है। काका बहुत सावधानी से वो लाल दुपट्टा निकालते हैं। वो सिंदूरी लाल रंग का दुपट्टा है जिस पर सुनहरी किनारी और हल्की कढ़ाई है। कपड़ा पुराना है लेकिन रंग अभी भी चटक है, जैसे किसी ने इसे बहुत संभाल कर रखा हो। जैसे ही काका वो दुपट्टा अपने हाथों में लेकर हल्का सा तारा की ओर घुमाते हैं, तारा की नजर उस पर टिक जाती है। उसी पल कमरे का माहौल बदल जाता है। तारा कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो जाती है। उसकी सांसें सामान्य हैं, लेकिन आंखों में डर की जगह एक अजीब सी फर्मनेस और पहचान की चमक आ जाती है। अर्जुन को साफ दिखता है कि तारा के चेहरे के हाव भाव बदल गए हैं। अभी तक जो घबराई हुई कंफ्यूज लड़की उसके साथ आई थी, उसके स्थान पर जैसे किसी और का चेहरा आ गया हो। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अंदाज अलग। उसकी गर्दन सीधी, पीठ तन जाती है। और फिर अचानक तारा बोलती है, लेकिन ये उसकी सामान्य
हल्की घबराई हुई आवाज नहीं है। ये आवाज स्ट्रांग है, भारी नहीं पर ठोस, जैसे किसी को आदेश दिया जा रहा हो। वो साफ साफ कहती है, बहुत सख्ती से, रुद्र, तुम ऐसा नहीं कर सकते रुद्र। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। काका ठिठक जाते हैं। ये शब्द, ये लहजा तारा का नहीं लग रहा। तारा को खुद भी शायद एहसास नहीं कि उसने क्या कहा है। इसी के अगले पल तारा हल्का सा झटका खाकर पलके झपकती है, जैसे कोई गहरी नींद से अचानक उठ जाए। वो इधर उधर देखने लगती है, फिर कहती है कि उसे अचानक चक्कर जैसा लगा, दिल घबराया और कुछ सेकंड के लिए सब धुंधला सा हो गया था। वो पूछती है कि मैंने कुछ कहा क्या? आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? उसे अपने मुंह से रुद्र नाम निकलने की कोई याद नहीं होती। अर्जुन के चेहरे पर साफ साफ घबराहट है। वो खुद सोच रहा है कि उसने सही सुना या नहीं। वो तारा को कभी उस टोन में, उस ठंडे आत्मविश्वास के साथ बोलते हुए नहीं सुना था। उसका दिमाग सवालों से भर गया। रुद्र कौन है? ये नाम पहली बार सुन रहा हूं या? काका बहुत देर तक कुछ नहीं बोलते। उनकी आंखें भी तारा पर जमी रहती हैं, लेकिन वो डर के बजाय अब और ज्यादा यकीन के साथ उसे देख रहे हैं। फिर वो धीरे से अलमारी बंद कर देते हैं, दुपट्टा फिर से अंदर रख देते हैं और कमरे के बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। वो दोनों को देखकर कहते हैं कि तुम यहाँ सिर्फ यहाँ यूं ही घूमने नहीं आए। तुम्हारा इस गांव में आना लिखा था। मुझे ये सब तुम्हें समझा नहीं सकता क्योंकि शब्द कम पड़ जाएंगे। मुझे तुम्हें ये दिखाना होगा, तुम्हें ये खुद महसूस करना होगा। अर्जुन तुरंत पूछता है कि क्या दिखाना होगा? क्या चल रहा है यहाँ? ये रुद्र कौन है? मालती से इसका क्या कनेक्शन है? उसके सवाल लगातार बढ़ते जा रहे थे। काका उसे रोकते हुए कहते हैं कि अभी नहीं। अभी तुम्हारे शरीर और तुम्हारा मन दोनों इस सच को झेलने के लिए तैयार नहीं है। अगर तुम तैयार नहीं हो तो ये सब तुम्हारे होश उड़ा देगा, तुम्हें तोड़ देगा। अगले 2 दिन तक तुम दोनों को मेरे साथ यहाँ योग साधना करनी होगी, ध्यान और कुछ क्रियाएं जो तुम्हारे मन और शरीर को इस सच को झेलने के लिए तैयार करेंगी। तारा को ये सब सुनकर और भी गुस्सा आ रहा है और डर भी। उसे लग रहा है कि सब उसके आसपास किसी नाटक की तरह हो रहा है और उसे कुछ नहीं बताया जा रहा। वो थोड़ी चिढ़कर बोलती है कि आप लोग मुझे घुमा क्यों रहे हैं? सीधी बात क्यों नहीं करते? ये सब योग वोग साधना वाधना, मुझे इन पर भरोसा नहीं है। काका इसके इस गुस्से पर नाराज नहीं होते। वो और नरमी से बात करते हैं। उसके पास बैठकर कहते हैं कि ये भरोसे की बात नहीं है बेटी। जो लाल दुपट्टा तुमने देखा, उससे तुम्हारे अंदर कुछ जागा। तुम्हारी जबान से वो नाम अपने आप निकला जो तुमने जिंदगी में कभी नहीं सुना। तुम खुद डरी हुई हो ना कि ऐसा क्यों हुआ। अगर तुम ये सब जानना चाहती हो और अगर भागना चाहती हो तो ये वो सच है जो तुम्हें वापस यहाँ खींच ही लाएगा। इसके लिए मैं कह रहा हूं कि 2 दिन, सिर्फ 2 दिन तुम दोनों मेरे साथ ध्यान और साधना करोगी। अर्जुन बीच में बोल पड़ता है कि काका, ध्यान से आपका मतलब क्या है? योग साधना से क्या होगा? काका समझाते हैं कि ये साधना कोई जिम की एक्सरसाइज नहीं होगी। ये तुम्हारे दिमाग और दिल को मजबूत करने की तैयारी है। जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं, अगर तुम अंदर से तैयार नहीं हुए तो ये सब तुम्हारे लिए सदमा बन जाएगा और हो सकता है हम तीनों नाकामयाब हो जाएं। तारा अभी भी असमंजस में थी। उसका दिमाग कह रहा था कि ये सब बकवास है, लेकिन उसका दिल उस लाल दुपट्टे को छूने के बाद से बेचैन था। उसे लग रहा था जैसे वो कुछ भूल गई है, कुछ बहुत जरूरी। अर्जुन उसकी तरफ मुड़कर उसे समझाने की कोशिश करता है। वो धीरे से कहता है कि तारा, जो हमने इन दिनों देखा है वो नॉर्मल तो नहीं था। पत्थरों पर खुद ब खुद रगड़ने की आवाज, चंदर का वो हाल, और अभी जो तुम्हारे साथ हुआ, हमें किसी न किसी के साथ तो बैठकर ये सब फेस करना पड़ेगा। काका भागने को नहीं कह रहे, तैयारी करने को कह रहे हैं। सिर्फ 2 दिन। अगर 2 दिन बाद भी लगे कि ये सब फालतू है तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन अभी बिना कोशिश किए मना कर देना शायद सही नहीं होगा। काका भी धीरे से कहते हैं कि तुम्हारा यकीन करना जरूरी नहीं, तुम्हारा तैयार होना जरूरी है। बस 2 दिन, फिर जो तुम्हें सही लगे वही करना। तारा काफी देर खामोश रहती है। तारा खिड़की के बाहर देखती है, फिर अपने हाथों को, फिर काका को और फिर अर्जुन को। आखिरकार वो एक गहरी सांस लेकर धीरे से कहती है कि ठीक है, 2 दिन, लेकिन अगर मुझे जरा भी लगा कि ये सब नाटक है तो मैं निकल जाऊंगी।
ताका हल्का सा मुस्कुराते हैं, जैसे यही जवाब उन्हें उम्मीद थी। यूं तो बाहर से ये बात बहुत आसान लग रही थी, 2 दिन ध्यान, थोड़ी सी साधना, फिर सच्चाई। लेकिन अर्जुन जानता था कि ये 2 दिन आसान नहीं होंगे। उसके दिमाग में एक और बात चल रही थी, दिगंत की बात। मालती को थोड़ी देर के लिए कैद करना, किताब तक पहुंचना, और ये सब बिना तारा या काका को बताए करना। एक तरफ वो काका की साधना में बैठने वाला था, दूसरी तरफ दिगंत की योजना भी। उसे लग रहा था जैसे वो 2 अलग अलग रास्तों पर एक साथ पैर रखे खड़ा है और नीचे से जमीन खिसक रही है। फिर भी उसने तारा की तरफ देखा, जो धीरे धीरे अपने आप को इस नए सच के लिए तैयार कर रही थी। उसे मालूम था अब वो पीछे मुड़ने वाले नहीं हैं। और कहीं न कहीं इन सब के बीच तारा के मुंह से निकला वो नाम, रुद्र, एक नई पहेली बनकर सामने खड़ा हो चुका था, जिसका जवाब शायद अगले ही कुछ दिनों में उन्हें मिलना था।